हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने सेकेंड में स्टार्ट करके वही अपनी काइनेमेटिक्स। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसका यूनिफॉर्म मोशन। कल हमने मोशन, रेस्ट एक दूसरे से कैसे रिलेटिव होती हैं, कुछ टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था, जो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होता है उसके बारे में किया था पिछली वीडियो के अंदर। तो आज हम क्या करते हैं भाई, हम कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो देखो भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास एक सिस्टम होता है, थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट, इसको मान लेते हैं ये वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, और ये क्या होता है, जेड कोऑर्डिनेट होता है। ये क्या होता है, इसका रेफरेंस पॉइंट हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वो तीन कोऑर्डिनेट का क्या होता है, एक सिस्टम होता है जहां पर रेफरेंस पॉइंट के ऊपर कोई भी एक ह्यूमन बॉडी या कोई आदमी खड़ा रहता है, जो क्या करता है, कोई पार्टिकल यहां से ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, इस रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू उसकी डिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस, इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी, टाइम इंटरवल कितना है, तो ये सारी चीजें क्या बताता है भाई, डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो वो हमारे पास जो एक टोटल सिस्टम होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम बोल देते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इट इज ए सिस्टम ऑफ, it is a system of three coordinate which are perpendicular to each other, which are perpendicular to each other, have an and and a human, या फिर हम इसको ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं, एंड ए ऑब्जर्वर स्टैंड एट द रेफरेंस पॉइंट describe at the reference point describe the position, time, displacement of a moving particle, ठीक है। तो हमारे पास ये आता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, तो देखो, इट इज ए सिस्टम ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट, तीन कोऑर्डिनेट का हमने सिस्टम बताया है, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों कोऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, एंड ए ऑब्जर्वर स्टैंड एट द रेफरेंस पॉइंट। ये हमारे पास क्या होता है, जो ओ पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, रेफरेंस पॉइंट हम इसको बोल देते हैं भाई। ये हमारे पास क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट। एंड ए ऑब्जर्वर स्टैंड एट रेफरेंस पॉइंट डिस्क्राइब द पोजीशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो मूव करके जाता है, तो उसकी पोजीशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी किसके विद रिस्पेक्ट टू बताता है भाई, विद टाइम के विद रिस्पेक्ट टू उसको क्या करता है, वो डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, रेफरेंस पॉइंट होते हैं, सॉरी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अब देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप का होता है, तो इसके टाइप की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। टाइप्स, तो फर्स्ट हमारे पास होता है भाई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकेंड हमारे पास क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो देखो हमारे पास न्यूटन्स ने ला दिए थे वही, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये आपकी नेक्स्ट यूनिट के अंदर अच्छे से डिस्क्राइब होंगे डिटेल में। तो आज इसमें मैं आपको इतना ही बताता हूँ, ठीक है, इनको डिटेल में नहीं बताऊंगा, डिटेल में नेक्स्ट यूनिट के अंदर आएंगे तब इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो देखो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है भाई, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है, अच्छे से क्या करता है, डिस्क्राइब करता है अपने आप को। तो द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस which holds good the Newton's first law of motion। कि हमारे पास क्या होगा भाई, कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है, अच्छे से होल्ड करता है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। जैसे इसके अंदर क्या होता है, कोई पार्टिकल है कंटिन्यूसली हमारे पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता रहता है, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट देता है, कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है भाई, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई, नेक्स्ट आ जाता है आपका एक सेकंड आ जाता है आपका नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाता है। तो सेकंड हम बात करते हैं नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है भाई, जिसके अंदर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अच्छे से होल्ड नहीं होता, उसको हम बोल देते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस which does not holds the Newton's first law of motion। जो क्या करेगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अच्छे से होल्ड नहीं करेगा, वो हमारे पास क्या हो जाता है भाई, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। अब जैसे नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर फर्स्ट के अंदर क्या दी, कांस्टेंट वेलोसिटी, जो चीज हमारे पास कांस्टेंट है, सेकंड के अंदर ये चीज कांस्टेंट हमारी नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं हम अर्थ की स्पीड ले लेते हैं, अर्थ की स्पीड ले लेंगे सन के अबाउट, तो वो क्या होगी, जब सन के पास आती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जब सन से दूर जाती है स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी वजह से जो हमारा ईयर्स का गैप आता है, एक लीप ईयर आता है और एक हमारे पास सिंपल ईयर आता है, वो आता है, ठीक है, उन दोनों बीच में गैप आ जाता है। तो इसी वजह से क्या होगा, ये हमारे पास नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि किसी चीज की जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बताता था भाई, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इसको टाइम के रिस्पेक्ट टू डिस्क्राइब करता था किसी भी ऑब्जेक्ट की को। लेकिन नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होंगे, हम किसी भी चीज को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। और इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हम क्या कर देंगे, इन चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या थे, दो टाइप की फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हुई हमारी। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है। देखो फिजिक्स क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग की होती है। अगर आप इसको रट के करोगे तो फिजिक्स कभी भी नहीं आएगी आपको। सबसे जरूरी चीज होती है अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज की, कोई टॉपिक, जो भी फिजिक्स के अंदर जो भी चीज आप पढ़ रहे हो या जो कुछ भी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। उसको क्या करो, अपने आप उसको समझो और उसको अपने वे के अंदर क्या करते चलो, डिस्क्राइब करते चलो उस चीज को, तो तब वो चीज आपको समझ में आ जाती है। तो फिजिक्स सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो देखो भाई हमारे पास मोशन आती है, हम मोशन को कैसे करते हैं, तो आ जाते हैं भाई हमारे पास मोशन इन
1, 2 and 3 dimensions. कि 1, 2 और 3 डायमेंशन के अंदर मोशन हमारी कितनी होती है, तो सबसे पहले हमारे पास आती है 1 डायमेंशनल मोशन। देखो भाई हमारे पास 3D होती है। 1 डायमेंशनल मोशन की अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो क्या करता है, सिर्फ हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई और जेड, उन्हीं तीनों को मिलाकर हमारी क्या बनती है 3 डायमेंशनल मोशन बनती है। अगर हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट क्या करता है भाई, एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट के लोग मूव करता है, सिर्फ एक के लोग, वो एक को छोड़कर दूसरे के ऊपर नहीं जाएगा, उसी के ऊपर क्या करता रहेगा, वो मूव करता रहेगा स्ट्रेट लाइन में, तो और उसकी जो पोजीशन होगी वो चेंज करेगी उसी कोऑर्डिनेट के लोग टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, उसको हम क्या बोल देंगे 1 डायमेंशनल मोशन। तो 1 डायमेंशनल मोशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट and the position changes with respect to time, then the motion is 1 dimensional motion। तब हम मोशन को क्या बोल देते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन हम उसको बोल देते हैं। यानी कोई एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट के लोगों को क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे मान लेते हैं भाई यहाँ से कोई हमने ये एक्स एक्सिस मान लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस, कोई पार्टिकल है, इस एक्स एक्सिस के लोगों को क्या करेगा, मूव करेगा। पहले वो इस पॉइंट के ऊपर था, यहाँ से चल के वो इस पॉइंट के ऊपर आ गया भाई, ठीक है, यानी ऐसे चल पड़ा, फिर यहाँ से वो यहाँ पर चल पड़ा, फिर यहाँ से वो वापिस आ गया भाई, ऐसे करता हुआ इसी पॉइंट के ऊपर वापस आ गया, ठीक है। तो एक बार तो इस कोऑर्डिनेट के लोग सीधा चला गया, एक बार क्या गया, वापस आ गया, लेकिन उसका जो पाथ है वो क्या है, इसी कोऑर्डिनेट के लोग है, एक बार वो स्टेट में जाता है, फिर क्या करता है, वापस आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है भाई, उसका 1 डायमेंशनल मोशन हो जाती है। यानी कोई पार्टिकल जब एक स्पेसिफिक एक ही कोऑर्डिनेट में चलेगा, यानी वो कहीं पर भी टर्न नहीं करेगा, वो सीधा जाएगा, वो सीधा ही वापस आएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास जो मोशन हो जाती है वो क्या हो जाती है, 1 डायमेंशनल मोशन हो जाती है। या फिर कोई जैसे आप चलते हो, आप एक सीधी लाइन में बिल्कुल सीधे जाते हो और कहीं पर भी आप टर्न नहीं लेते हो, ना राइट में ना लेफ्ट में, सीधे जाते हो और सीधे वापस उसी रास्ते से आ जाते हो, तो वो आपकी क्या होती है, 1 डायमेंशनल मोशन हो जाती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल मोशन की। इसका एग्जांपल दोगे ना, तो एग्जांपल आप क्या दोगे, ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आपका मूव करेगा। सेकंड हमारे पास आ जाता है भाई 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन, तो देखो भाई 2 डायमेंशनल मोशन हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर 2 स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, when the object moves along 2 specific coordinate and the position changes with respect time, then the motion is 2 dimensional
तो वो हमारे पास जो मोशन आएगी वो क्या हो जाएगी, 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर देखो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट है, 3 कोऑर्डिनेट है, कोई पार्टिकल उन तीनों में से 2 किलो क्या करेगा, मूव करके जाएगा, या तो एक्स वाई में मूव करेगा, या फिर वाई जेड में मूव करेगा, या फिर जेड एक्स के अंदर वो मूव करेगा। तो इसका एग्जांपल मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं। तो डायग्राम की हेल्प से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या था भाई इसका डायग्राम, जैसे हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट ऐसे थे ना भाई, ये वाई, ये एक्स और ये जेड, ऐसे ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। अगर कोई पार्टिकल वाई और एक्स एक्सिस के लोग क्या करता है, मूव करता है, तो जैसे मान लिया कोई पार्टिकल वही यहाँ से ए पॉइंट से चला और उसको जाना है यहाँ पर बी पॉइंट के ऊपर, तो अगर वो सीधा जाता है यहाँ से ऐसे जाएगा तो क्या हो जाएगी, 1 डायमेंशनल मोशन हो जाएगी उसकी, ठीक है। लेकिन अगर वो पार्टिकल सीधा ना जाके टर्न होके जाता है, यानी कि ये ए पॉइंट हमने माना था यहाँ पर और यहाँ पर हमने माना है बी पॉइंट, अगर वो पार्टिकल यहाँ से ऐसे आता है और इस सी पॉइंट के ऊपर आएगा और फिर यहाँ से टर्न करके जाता है बी पॉइंट के ऊपर, तो ये उसकी मोशन क्या होगी, 2 डायमेंशनल मोशन होगी। इसके अंदर देखो 2 कोऑर्डिनेट बन गई, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। या फिर वो पार्टिकल इधर से भी आ सकता था भाई, यहाँ से आया और फिर ऐसे चला गया। तो जैसे मान ले कोई इंसेक्ट होता है, वो फर्श के ऊपर चलता है तो वो सीधा चलता है, अब वो ऐसा तो है नहीं भाई वो सीधा ही चलेगा, उसको हमने कहीं कुछ से मतलब पढ़ाई नहीं करवा रखी कि वो सीधा ही चलेगा और वापिस आएगा, हो सकता है वो फर्स्ट पे सीधा चलता चलता क्या हो किसी डायरेक्शन में मुड़ जाए, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसकी 2 डायमेंशनल मोशन हो जाती है, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल मोशन क्या होगी, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हो 2 स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट के लोग क्या करेगा, मूव करेगा, या तो एक्स वाई में, या वाई या फिर वाई जेड में, या फिर जेड एक्स के अंदर, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होती है, 2 डायमेंशनल मोशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारी आती है वही 3 डायमेंशनल मोशन। और 2 डायमेंशनल मोशन का अगर आप एग्जांपल देखते हो तो इसका एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो, 2 डायमेंशनल मोशन, इसको 2D मोशन भी हम लिख सकते हैं भाई। 2 डायमेंशनल मोशन का जो एग्जांपल था, हम एग्जांपल लिख देंगे कि द इंसेक्ट ऑन द फ्लोर, कि फर्श के ऊपर जो कीड़े मकोड़े रेंगते हैं भाई, ठीक है, वो क्या करते हैं, सीधे जाएंगे, कहीं भी मुड़ सकते हैं, ठीक है। यानी 1 डायमेंशन में आपका टर्न नहीं आना चाहिए कहीं पर भी, और 2 डायमेंशन में आपका टर्न आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि एक टर्न आएगा, एक से ज्यादा कितने भी टर्न आ सकते हैं। आप यहां से चले ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर आ गए, बी पॉइंट से आप चले गए सी पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट से आप चले गए डी पॉइंट के ऊपर, और डी पॉइंट से क्या हो गए, वापिस ए पॉइंट के ऊपर आ गए। लेकिन देखो हमारे कोऑर्डिनेट 2 ही रहने चाहिए भाई, 2 कोऑर्डिनेट हमारे पास, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स कोऑर्डिनेट, तो सिर्फ हमारे पास 2 ही कोऑर्डिनेट है, 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेट आपके नहीं होने चाहिए 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, 3 डायमेंशनल मोशन में। 3D में से लिख सकता हूं भाई, 3 डायमेंशनल मोशन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 1D 2D 3D हम इसको बोल सकते हैं, थर्ड टाइप है ये। तो 3 डायमेंशनल मोशन के अंदर क्या होगा भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तीनों कोऑर्डिनेट में क्या करेगा, मूव करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट उसकी पोजीशन चेंज होगी। यानी कि या फिर चलो मैं तीनों की एक जैसी डेफिनेशन लिख देता हूं, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग all the 3 coordinate and the position changes with respect to time, then the motion is 3 डायमेंशनल मोशन। तो देखो सिर्फ आपको समझना है, डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है, जरूरी नहीं है जो डेफिनेशन मैं आपको लिखवा रहा हूं आप उसी को याद करो, बुक में हो सकता है वही आपके माइंड में इसी कुछ अलग वर्डिंग आ जाए। यानी सिर्फ क्या होता है, वर्डिंग का डिफरेंस होता है, बाकी सभी चीजों का जो मीनिंग होता है वो इक्वली होता है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ जाती है तो आप इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए कि आपको यही याद करनी जरूरी है या बुक वाली लैंग्वेज याद करनी जरूरी है।
तो थ्री डायमेंशनल मोशन के अंदर क्या होगा, जब कोई पार्टिकल तीनों स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट के अलावा मूव करेगा और उसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट टू क्या होगी, चेंज होगी। मोशन में तो तभी होगी ना जब चेंज होगी उसकी पोजीशन, तभी हम उसको मोशन के अंदर बोलेंगे। तो उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, थ्री डायमेंशनल मोशन बोल देते हैं। जैसे हमारे बर्ड्स होते हैं भाई, ठीक है, वो स्काई के अंदर क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। तो ये आपने एक बात ध्यान रखना भाई, अगर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर रहते हैं तो हम 2D के अंदर मूव करते हैं, क्योंकि हमारे पास या तो हम सीधे जाएंगे या लेफ्ट टर्न करेंगे या राइट टर्न करेंगे, तो हमारे पास दो ही कोऑर्डिनेट आते हैं उसमें। जो थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा जेड कोऑर्डिनेट आता है वो कब आता है, जब हम अर्थ के सरफेस से हाइट के ऊपर आने लग जाते हैं। यानी अर्थ के सरफेस जैसे हम कूदते हैं, हाई जंप लेते हैं, तो हम अर्थ के सरफेस से ऊपर उठते हैं, तो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा कब होगा, जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे। तो उस अर्थ के सरफेस से ऊपर कौन कौन जाता है भाई, जैसे बर्ड्स उड़ते हैं, हमारे एरोप्लेन्स हैं, ये सारे किसके अंदर जाते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन के अंदर जाते हैं। तो आप इसके एग्जांपल क्या दोगे, फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग बर्ड्स, एरोप्लेन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं भाई, थ्री डायमेंशनल मोशन के क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल होते हैं भाई। ठीक है, या फिर जो हमारी ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, थ्री डायमेंशनल मोशन आ जाए जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट हमारे आ जाते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जैसे जो अर्थ है वो सन के अबाउट क्या करती है भाई, अराउंड रिवॉल्व करती है, तो उसकी मोशन आपकी कैसे आएगी, उसकी मोशन किस पोजीशन के अंदर आप डिस्क्राइब करोगे। तो वो जो आपकी मोशन होती है वो क्या होती है, आपकी टू डायमेंशनल मोशन होती है वो। ठीक है, क्योंकि देखो सन आपका ये है, इसको मैं सन मान लेता हूँ, तो अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है, ऐसे, यानी कि इस तरह से, एक ये कोऑर्डिनेट एक ये कोऑर्डिनेट। तो या तो वो देखो इसकी जो पोजीशन है ये एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, तो हमेशा जो पोजीशन होती है किस में चेंज करती है भाई, एक्स वाई में, यहाँ पर भी एक्स वाई में, यहाँ पर भी एक्स वाई में, और यहाँ पर भी एक्स वाई में। तो जो उसकी पोजीशन होगी वो दो ही कोऑर्डिनेट के लोग चेंज करती है, वही थर्ड कोऑर्डिनेट उसमें नहीं आता। तो जो मोशन होती है अर्थ की अराउंड द सन, वो भी किसके अंदर जाती है, आपकी 2D के अंदर जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, कोई भी पूछ सकता है क्लास में, या कोई टीचर वगैरह या बच्चे आपस में जब डिस्कस करते हैं, तो आप ध्यान रखना कि जो हमारी क्या होती है, अर्थ की जो रिवॉल्यूशन होती है अराउंड द अर्थ, वो टू डायमेंशनल मोशन का क्या आता है, एग्जांपल आता है। तो नेक्स्ट हम करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है, डिस्टेंस और टाइम को हम किस तरह से मेजर करते हैं, और किस तरह से वो पॉजिटिव नेगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पर बात आती है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर हम मोशन क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे भाई। तो देखो स्ट्रेट लाइन के अंदर हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिन, यूनिट एंड सेंस ऑफ पासेज ऑफ टाइम, कि उसका ओरिजिन कहां पर होगा, उसकी यूनिट क्या होगी, और उसका टाइम है वो किस तरह से पास होगा। तो फर्स्ट हमारे पास आता है ओरिजिन, यूनिट एंड सेंस ऑफ पासेज ऑफ टाइम। टाइम को जो पास करने की जो सेंस है वो हमारे पास कैसे होती है। तो देखो भाई हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन के अंदर में दिखाना है, मान लिया कोई पार्टिकल है या कोई आदमी वो ओ पॉइंट से स्टार्ट करता है, और ऐसे करते करते वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है भाई। ठीक है, लेकिन बीच में हम क्या मानते हैं, कुछ पॉइंट मानते हैं। जैसे हमने ये ए पॉइंट मान लिया, ठीक है, ये ए पॉइंट हमने मान लिया, फिर हमने क्या मान लिया भाई, ये बी पॉइंट मान लिया। तो बीच में हमने पॉइंट क्या कर लिए, एज्यूम कर लिए, और लास्ट में कहां पर पहुंच गए, सी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, टाइम ले लेते हैं। मान लिया वो घर से कितने बजे चला, 9 AM पे वो घर से चला भाई। ठीक है, ए पॉइंट के ऊपर कब पहुंच गया वो, 11 AM के ऊपर वो पहुंच गया ए पॉइंट के ऊपर। ठीक है, फिर 12 जो नून होती है उसके ऊपर वो कहां पर पहुंच गया भाई, बी पॉइंट के ऊपर, और सी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता वो भाई 2 PM। यानी यहां पर हमने टाइम आपका एज्यूम कर लिया। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो ओ से लेकर ए की जो डिस्टेंस है वो हमने टोटल कितनी डिस्टेंस मान ली भाई, 80 किलोमीटर डिस्टेंस मान ली। फिर ओ से लेकर बी की जो डिस्टेंस हमने मान ली वो हमने कितनी मान ली, 100 किलोमीटर मान ली। और ओ से लेकर सी की डिस्टेंस हमने कितनी मान ली भाई, 140 किलोमीटर। ठीक है,
ये हमने क्या कर ली भाई, टाइम एज्यूम कर लिया और क्या कर लिया, उसकी डिस्टेंस हमने एज्यूम कर ली। अब देखो अगर हम करते हैं भाई टोटल टाइम किस तरह से चेंज होगा, टोटल डिस्टेंस कैसे चेंज होगी, ओरिजिन को हम कहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखो ये कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, चाहे आप किसी भी क्वांटिटी को कहीं पर भी फिक्स कर लो। तो देखो यहां से अगर मैं कहता हूं 9 AM का टाइम है इस ओ पॉइंट के ऊपर, लेकिन हम जब टाइम मेजर करना स्टार्ट करते हैं तो अपने टाइम को कहां से स्टार्ट करते हैं भाई, जीरो से स्टार्ट करते हैं। यानी किसी चीज के लिए जब आप टाइम मेजर करना स्टार्ट करते हो तो आप ये थोड़ी देखते हो कि हमारे घर के जो क्लॉक है उसके अंदर कितना टाइम हो रखा है। स्टोव आज जब ऑन करोगे तो टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। तो यहाँ से हमारा टाइम कितना, जीरो से स्टार्ट होगा भाई। तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर जब वो ए पॉइंट के ऊपर गया तो ए पॉइंट तक जाने में उसको टाइम कितना लगा, यहाँ तक जाने में 2 आवर का टाइम लगा भाई, ठीक है। फिर ए से बी जाने में कितना टाइम लगा, 1 आवर का टाइम लगा। और बी से सी तक जाने में उसको कितना टाइम लगा भाई, फिर 2 आवर का टाइम लगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल टाइम पीरियड होगा भाई। अब इसको टोटल कितना टाइम लगा यहाँ तक जाने में, तो देखो टोटल टाइम कितना लगा भाई, 2 + 1 3 + 2, यानी टोटल टाइम हमारे पास कितना होगा, 5 आवर्स को टाइम लग जाता है अपने ओरिजिन से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। और इसकी टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 140 किलोमीटर। यानी टोटल डिस्टेंस उसने कितनी बता दी भाई, 140 किलोमीटर, ठीक है। अब ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई। फर्स्ट पॉइंट जो मैं समझाना चाहता था आपको कि हमने टाइम इस तरह का। अब हम क्या करते हैं, अपने ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं भाई। अपने ओरिजिन को मैंने कहां पर शिफ्ट किया, ए पॉइंट के ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। यानी ओ पॉइंट अब मैं कहता हूं कि वो कहां से चलना स्टार्ट करता है, इसको मैं अब कर सकता हूं भाई अब, ठीक है। ये जो चीज आपको समझनी थी वो आपने समझ ली भाई। अब देखो मैं ओरिजिन को कहां पर शिफ्ट कर देता हूं, इस ए पॉइंट के ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। कहता हूं कि वो मैंने इस ओरिजिन को इस ए पॉइंट के ऊपर ले आया, ठीक है। अब भी हमारे पास ये मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर है। तो अब अगर मैं इस ए पॉइंट से मेजर करता हूं सारी चीजों को, तो हमारे पास क्या है, देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर मैं गया तो यहां से लेकर यहां तक टोटल टाइम पीरियड मुझे कितना लगा, वही 1 आवर लगा भाई। फिर बी से सी तक जाने में टोटल टाइम पीरियड मुझे कितना लगा, 2 आवर। लेकिन देखो ए से अगर ओ के बीच का टाइम पीरियड हम मेजर करेंगे तो ओरिजिन हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया अपना, तो टाइम क्या हुआ, इसके लेफ्ट में आ गया। तो यहाँ पर टाइम में क्या मानूंगा भाई, -2 आवर, ठीक है। तो मत तो 2 घंटे, देखो टाइम पीरियड तो सेम हमारे पास 2 आवर, लेकिन वो कैसा हो जाएगा माइनस में। अब ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हम मोशन दिखा रहे हैं स्ट्रेट लाइन के लोग। अब देखो जैसे मान लिया ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस के लोग, यहाँ पर हमारा ओरिजिन ओ पॉइंट होता है भाई, ठीक है। अगर ओरिजिन से हम जो भी डिस्टेंस इस तरफ मेजर करते हो तो वो सारी कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। और जो डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड में मेजर करते हैं उसको हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो वही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर हमारा ओरिजिन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है या इस बी पॉइंट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है तो इसके लेफ्ट में जो भी चीजें आएंगी वो नेगेटिव लेंगे और राइट में जो चीजें आएंगी वो क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब इसी तरह डिस्टेंस देखो भाई, डिस्टेंस अगर ए और बी के बीच की डिस्टेंस देखते हैं हम तो देखो कितनी हो जाएगी, ओ से लेकर बी की 100 है और ओ से लेकर ए की क्या है, 80 है। तो इनके बीच की कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, 20 किलोमीटर हो जाएगी भाई, ठीक है। ये 20 किलोमीटर। अब यहां से लेकर यहां तक कितनी, ए से लेकर सी की डिस्टेंस कितनी है भाई, तो ये 80 है और ये 140 है। तो टोटल हमारे पास कितनी हो जाएगी, 140 में से 80 हुई तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 60 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बच गई, 60 किलोमीटर बच गई भाई। अब ए और ओ के बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 80 किलोमीटर, ठीक है। तो 80, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। और अगर हम बी और सी के बीच की देखते हैं तो बी और सी क्या भाई, 100 140, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा, ठीक। तो देखो ये आ गई 40, ये है बी और सी के बीच की और ये हमारी ए और बी के बीच की। तो देखो अब भी हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आई वो कितनी, 40 20 60 + 80 140। तो टोटल डिस्टेंस भी हमारी क्या रही, सेम रही। तो हम अपने ओरिजिन को कहीं पर भी शिफ्ट कर लें, अगर हम बी के ऊपर शिफ्ट कर दे तब भी डिस्टेंस सेम रहती है और टाइम भी हमारा सेम रहता है, ठीक है। तो ये है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हम क्या करते हैं, पहले टाइम को देखते हैं भाई किस तरह से वो आपकी जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है भाई, सिर्फ ये चीजें ध्यान रखनी है, जो डिस्टेंस आप ओरिजिन से लेफ्ट साइड में मेजर करोगे या जो भी चीज मेजर करोगे उसको नेगेटिव में लोगे और इस साइड में राइट साइड में जो मेजर करोगे वो आपकी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपकी जो डिस्टेंस है, तो देखो इस साइड में डिस्टेंस हमने क्या ली थी भाई, अगर टाइम को नेगेटिव में लेते हैं तो टाइम यहाँ पर सिर्फ इस स्ट्रेट लाइन की वजह से हमारा क्या है, नेगेटिव में है, लेकिन टाइम की वैल्यू क्या कभी नेगेटिव में जाती है,
नेगेटिव में नहीं जाती। वो हमने किस लिए, इन चीजों को मेजर करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम की वैल्यू हमने यहाँ पर दिखाई है कि अगर हम ओरिजिन को कहीं पर भी शिफ्ट करते हैं तो टोटल टाइम हमारा फिक्स रहता है। ठीक है, सिर्फ हम उसको डायरेक्शन की वजह से यानी कि ओरिजिन की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू हम उसकी एज्यूम कर लेते हैं। इसी तरह जो हमारी डिस्टेंस होती है वो भी इसी तरह से। ठीक है, अगर यहाँ पर ए और ओ के बीच की डिस्टेंस देखें तो लेफ्ट में लाई करती हुई, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, -80 आनी चाहिए। लेकिन जो डिस्टेंस होती है वो कभी नेगेटिव में नहीं जाती। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है कि किस तरह से हम क्या करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर हम करेंगे भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या भाई, ओरिजिन यूनिट एंड सेंस ऑफ पासेज ऑफ टाइम, कि टाइम किस तरह से पास होता है भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई, ओरिजिन यूनिट एंड डायरेक्शन ऑफ पोजीशन मेजरमेंट। यहाँ पर हमने सिर्फ देखो आपका 2 दिखाया हुआ है, यहाँ पर हमने क्या दिखाया है, टाइम को पास करवाया है। ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा, ओरिजिन यूनिट एंड सेंस ऑफ पोजीशन मेजरमेंट। पोजीशन मेजरमेंट के अंदर आपका क्या आएगा, जो हम क्या करते हैं, जो इसकी डिस्टेंस मेजर करते हैं, जो मैंने आपको एक साथ ही बता दिया दोनों कॉन्सेप्ट, कि एक बार हमने टाइम को भी मेजर करके देख लिया और क्या किया, डिस्टेंस को भी मेजर करके देख लिया। ठीक है, तो दोनों के ऊपर आपका क्या होगा, सेम रूल अप्लाई होता है। वही डिस्टेंस वाला इस साइड में नेगेटिव और इस साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता लगता है कि आपके दो कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, एक टाइम का और दूसरा क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट का। तो दोनों कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ से क्लियर है भाई, टाइम और डिस्प्लेसमेंट वाले। देखो अगर अब भी किसी को डाउट है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जैसे ओ से लेकर ए से लेकर ओ की अगर हम डिस्टेंस मेजर, तो ये 80 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -80 किलोमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से ये इस साइड में लाई करती है, तो वो सिर्फ हमारी किसकी वजह से है, इस ओरिजिन की वजह से। वरना जो भी वैल्यू आपने अभी तक मैथ की होंगे, आप 10th क्लास तक पढ़ के आए हो, तो मैथ के अंदर भी आपने देखो डिस्टेंस की वैल्यू और टाइम की वैल्यू कभी आपकी नेगेटिव में नहीं जाती, उन सभी की वैल्यू क्या रहती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो ये क्या थे भाई, हमारे स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर कुछ चीजें थी, ये सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बस आपको, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस यही आपको साइन वगैरह बताने थे कि पॉजिटिव नेगेटिव कब होती है कोई क्वांटिटी, और किस तरह से वो पॉजिटिव ली जाती है, किस तरफ वो नेगेटिव ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या थे, स्केलर क्वांटिटी और स्केलर्स। तो देखो भाई, स्केलर क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है, वो क्वांटिटी जिनका क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, उनकी सिर्फ वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, द क्वांटिटी which has only magnitude, which have only magnitude but no direction, यानी उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ उसके पास क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होती है, उसकी एक वैल्यू होती है, जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है ना, उसको हम उसका मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। ठीक है, तो सिर्फ उसके पास उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे हमारे पास एज एन एग्जांपल हमारे पास क्या होती है भाई, एग्जांपल जैसे डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, मास। ठीक है, ये सारी हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है भाई, स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क, ठीक है, ये क्या होती है, इनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस है, आप क्या कर सकते हो भाई, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन के अंदर जा सकते हो, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है ना आपके पास कि भाई हमेशा वो चीज उसी डायरेक्शन के अंदर जाती हो। ये कोई स्केलर क्वांटिटी के लिए कोई आपकी मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई स्केलर क्वांटिटी वो हमेशा आपकी उसी डायरेक्शन के अंदर जाए, वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर रैंडमली मूव कर सकती है। आप घर में हो, जैसे आपका घर है, आप घर में कहीं पर भी आ जा सकते हो, कहीं पर भी घूम सकते हो, तो आपकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जिनकी क्या होती है, सिर्फ वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन उनके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, उनको हम क्या बोल देते हैं भाई, स्केलर क्वांटिटी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है, बस इससे थोड़ा सा डिफरेंस है। वेक्टर क्वांटिटी, तो देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है भाई, द क्वांटिटी
द क्वांटिटी which have both magnitude and direction, जिसके पास वैल्यू भी होती है और उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, वो हमारे पास क्या हो जाती है भाई, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है भाई। ठीक है, तो देखो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास कैसी होती है, जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं भाई, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स, एक्सेलरेशन होगी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट होगी, आपका टॉर्क, ठीक है, ये सारी क्वांटिटी भी आप एग्जाम्पल के अंदर पढ़ रहे हो। आगे जो यूनिट आएंगे उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि टॉर्क क्या होता है, कौन सी चीज क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है। तो ये जो क्वांटिटी होती है इनकी क्या होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, यानी हमेशा क्या होती है, इनकी वैल्यू फिक्स होती है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाती है। ठीक है, हम इनकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हमेशा उसी डायरेक्शन के लोग ये रहती है। तो ये हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब देखो वेक्टर को आप किस तरह से दिखाओगे, वेक्टर को हम दो तरह से दिखा सकते हैं। तो देखो इनका जो रिप्रेजेंटेशन होती है, रिप्रेजेंटेशन, तो देखो रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो वेक्टर होता है ना, जैसे मान लिया ए मैंने कोई लेटर मान लिया, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकता हूं भाई, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए या तो मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा डार्क करके लिखूंगा इस तरह से, या तो आपको ऐसे डार्क लिखा हुआ मिलेगा इस तरह से, यानी डार्क जैसे कैपिटल लेटर्स होते हैं आपके डार्क फॉर्म में, या तो आपको ये इस तरह से डार्क की फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ऐसे, या फिर अगर ये डार्क नहीं मिलेगा तो आपको कैसा मिलेगा, ये सिंपल लेटर लिख के और इसके ऊपर क्या मिल जाएगा, एरो का साइन लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये एरो का साइन हमें क्या बताता है, ये डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, डायरेक्शन को दिखाने के लिए एरो का साइन लगाया जाता है। लेकिन आपने ये नहीं सोचना है कि जिस अगर मान लिया कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके लिए एरो ये लगा दिया, और कोई पार्टिकल ऐसे वापस आ रहा है तो उसके लिए किसी क्वांटिटी के ऊपर लेके हम ऐसे एरो दिखा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चाहे वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव करे, क्या होनी चाहिए, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ये जो एरो का साइन है ये हमें बताता है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि कहां से किस तरफ जा रहा है। यानी ये डायरेक्शन बता देगा कि उसके पास डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन हमें खुद देखनी पड़ेगी कि वो किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, तो या तो ऐसे लिखा हुआ मिलता है वेक्टर क्वांटिटी, या फिर आपको क्या मिलेगी, इस तरह से एरो के साइन से। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास क्या होता है भाई, जैसे ये जो एरो का साइन होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, जैसे इसके अंदर क्या होता है भाई, ये होती है हमारे पास। ठीक है, ये एरो का साइन मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है भाई, इसको जो इसके जो नाम होते हैं, ये जो होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, टिप, इसको टिप बोल दो, या फिर इसको क्या बोल दो, टर्मिनस बोल दो, या फिर इसको क्या बोल दो भाई, हेड बोल दो। तीन नाम होते हैं इसके। ठीक है, इसमें से आप कोई भी बोल सकते हो, टिप बोल दो, टर्मिनस, या फिर हेड बोल दो भाई। ठीक है, और ये जो हमारे पास ये होता है ना, जो ये पॉइंट होता है इसको हम बोल देते हैं इसकी टेल, या फिर इसका ओरिजिन। यानी कि जो वेक्टर होगा वो यहीं से चलना स्टार्ट करेगा वही इस पॉइंट से। ठीक है, हम इसको इसकी टेल बोल देते हैं या फिर ओरिजिन बोल देते हैं, और यहाँ पर क्या होता है इसका हेड, टिप या फिर टर्मिनस हम इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो स्केलर जो क्वांटिटी होती है इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, वेक्टर तो आपको पता लगा अभी एरो के साथ या बोल्ड लेटर के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन देखो अगर मैं इस ए को बस ऐसे लिख देता हूं, सिंपल ए, इसके ऊपर एरो का साइन नहीं लगाता ना, इसको बोल्ड लेटर के अंदर लिखता ना, इसके ऊपर एरो का साइन लगा देता, तो ये हमारे पास किसका सिंबल हो जाता है, स्केलर का सिंबल हो जाता है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपल लेटर से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी हो या तो हम उसको बोल्ड करके लिख देंगे लेटर को, या फिर उसके ऊपर एरो का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है भाई, कुछ हमारे पास ये टॉपिक थे हमारे। ठीक है, तो आज के लिए हम अपनी वीडियो के अंदर इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपनी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या करते हैं भाई, बात करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था।